I'm overheated, can hardly sleep at night. 20 अप्रैल 2007 काज 2 को टाउन्सविल शहर से 90 नॉटिकल माइल्स दूर स्पॉट किया गया। मिस्टर बेंसन ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस बोट पर चढ़े और उनके सामने उन्हें जो नज़ारा दिखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सारी चीज़ें अपनी जगह थी। डिनर टेबल पे 15 अप्रैल का अखबार खुला पड़ा था। सब कुछ सिस्टमैटिक था एक्सेप्ट वन थिंग, क्रू ऑफ द शिप। देखा जाए तो उस जहाज पर इंसान की मौजूदगी की हर निशानी थी, पर उस शिप पर कोई भी नहीं था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारी कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, डेरेक बैटन, जेम्स टर्नस्टेड एंड पीटर टर्नस्टेड। 2006 में डेरेक बैटन ने मिस्टर डगलस से एक 10 मीटर लंबी कैटामैरान शिप नेम्ड काज 2 को खरीदा। डेरेक इस शिप में लंबी ट्रिप करना चाहता था। रिटायर होने से पहले डेरेक फ्लोर लेवलिंग का काम करता था। बैटन फैमिली वॉज नोन टू बी ओनिंग मल्टीपल मोटर बोट्स, जिसमें से एक 40 फीट लंबी क्रूजर भी थी। उसकी वाइफ जेनिफर के अनुसार डेरेक एक माहिर स्विमर भी था। उसे कोस्टल नेविगेशन और सफ़र के दौरान किए जाने वाले फर्स्ट एड में सालों का एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं 63 ईयर्स ओल्ड जेम्स टर्नस्टेड और 69 ईयर्स ओल्ड पीटर टर्नस्टेड के पास। जेम्स टर्नस्टेड एक सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रक ड्राइवर था। वह स्किफ रेसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट भी था, जो उसकी उम्र के हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा फिट रखता था। पीटर टर्नस्टेड डेरेक बैटन का नेबर था। वह सी मैपिंग एंड नेविगेशन में माहिर था। उसने भी डेरेक की तरह फर्स्ट एड में कोर्स किया था। 2006 में काज 2 को खरीदने का कारण यह था कि उसमें डेरेक को एर्ली बीच से पर्थ तक जाना था। डेरेक और जेनिफर ने काज 2 में इनिशियली 2 ट्रिप्स की, पहली 2 हफ्तों की इन सितंबर और दूसरी एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 6 वीक्स। जेनिफर के हिसाब से डेरेक ने इन 2 ट्रिप्स में काज 2 को चलाना सीख लिया था। Derek was set to learn the catamaran during the 2 trips we had. He was very safety conscious and used to handle emergencies calmly. इनिशियली पर्थ की ट्रिप पर डेरेक और जेनिफर ही जाने वाले थे, परंतु ड्यूरिंग द 2 स्मॉल ट्रिप्स इन 2006 उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर दोनों में से कोई एक बीमार पड़ गया तो दूसरे पार्टनर पर बर्डन आएगा, स्पेशली अगर डेरेक बीमार पड़ जाए तो, क्योंकि जेनिफर को शिप भी चलाने नहीं आती थी। इस वजह से दे अप्रोच्ड पीटर टर्नस्टेड फॉर द ट्रिप और पीटर आसानी से मान गया। डेरेक और पीटर अच्छे दोस्त भी थे और कई बार सेलिंग के बारे में डिस्कस भी करते थे। जेम्स टर्नस्टेड ऑल्सो जॉइन देम क्योंकि उसे सेलिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने काफ़ी दिन प्लानिंग को दिए बिकॉज वे कभी भी इतनी लंबी ट्रिप पर पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने सब कुछ एकदम बारीकी से प्लान किया था। सारे रूट्स एक्सपर्ट्स से वेरीफाई किए थे। सारी प्रिपरेशंस हो गई थी और अब वे रेडी हो गए थे इस लाइफ चेंजिंग ट्रिप के लिए। ग्यारह अप्रैल 2007 डेरेक, जेम्स और पीटर ने ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में स्थित हैमिल्टन आइलैंड पर लैंड किया। वहां से वे लोग मेनलैंड में स्थित शूट हार्बर की तरफ गए। क्रू वहां से अपना सफर शुरू करने वाले थे। शूट हार्बर पे उन्हें सारी प्रिपरेशंस करने के लिए 3 दिन का समय लगा। काज 2 शूट हार्बर से दूर थी। उसे हार्बर तक लाने तथा पानी में उतारने के लिए क्रू को बहुत सारी दिक्कतें हुई। उस शिप में कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी पुराने थे और उन्हें चेंज करना आसान नहीं था, क्योंकि जब तक यह बात क्रू की समझ में आती शिप ऑलरेडी पानी में उतर चुकी थी। डेरेक सेफ्टी के मामले में बहुत डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट था, बट इन द एंड जितनी मेंटेनेंस काज 2 की एक्सपेक्टेड थी उतनी मेंटेनेंस करवाई नहीं गई थी। I'm left with the impression that the more major maintenance that perhaps should have been undertaken, in view of that boat having been largely left at anchor for over a year, was not done.
because the men were keen to get underway. फाइनली 14 अप्रैल को तकरीबन सुबह 10 बजे क्रू शूट हार्बर से रवाना हुई। कुछ ही देर बाद क्रू के कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम्स में गड़बड़ी आ गई। क्रू ने कास्ट 2 के प्रीवियस ओनर मिस्टर डगलस के साथ इस समस्या के बारे में फ़ोन पर बात की। यह डिसाइड हुआ कि क्रू मिस्टर डगलस के साथ एयरली बीच के एबल पॉइंट मरीना पर मिलेंगे। उसी दिन दोपहर में क्रू मिस्टर डगलस से मिले। मिस्टर डगलस ने क्रू को मैन्युअली सारे नेविगेशन पॉइंट्स एंटर करने में और कंप्यूटर सिस्टम्स को फिक्स करने में मदद की। यह सब रिपेयर्स करने में उनका पूरा दिन निकल गया। मिस्टर डगलस ने क्रू को कई सारे मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए कहा, जैसे कि जब क्रू एबल पॉइंट पर पहुंची तब कास्ट 2 की बैटरीज लो थी और उन्हें किनारे के पावर पॉइंट से बैटरीज को चार्ज भी नहीं किया था। मिस्टर डगलस ने एक और सजेशन दिया कि क्रू लोकल मरीन रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि वे कोस्टलाइन के आसपास ही सफ़र करने वाले थे। ऐसा कहा जा सकता है कि डेरेक ने इस एडवाइस को फॉलो किया होगा बेस्ड ऑन हिज केयरफुल नेचर। इन्वेस्टिगेशन के टाइम मिस्टर डगलस ने यह भी कहा था कि क्रू ट्रिप पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। In discussions with Derek, he was very frustrated and suffering anxiety because things weren't going right. I even got to the point of saying, "You're not ready. Don't go." आने वाली पॉसिबल प्रॉब्लम्स को टालने के लिए क्रू और मिस्टर डगलस ने यह डिसाइड किया कि वे अगले दिन दोपहर तक इको रिसॉर्ट, जो ग्लोगोस्टर पैसेज की वेस्टर्न ओपनिंग में है, वहाँ मिलेंगे। फॉलोइंग दैट उसी रात को फिर से क्रू मिस्टर डगलस के साथ ग्रेज बे, जो बोवन शहर से थोड़ी ही दूर था, वहाँ रात गुजारेंगे। पंद्रह अप्रैल सुबह 7 से 8 बजे के बीच क्रू एयरली बीच से रवाना हुई। पीटर की वाइफ फ्रांसिस ने पीटर से 9:30 बजे बात की। फ्रांसिस के हिसाब से क्रू एक्साइटेड थे फॉर द ट्रिप। दिस वाज द लास्ट टाइम क्रू हैड कॉन्टैक्ट विद एनीवन। एक विटनेस इसाबेल व्हीलर के हिसाब से जब वह शैम्पेन बे के पास फिशिंग कर रही थी, तब उसने एक बड़ी सी वाइट बोट को जॉर्ज पॉइंट से आते हुए देखा। इसाबेल के हिसाब से वह शिप ग्लोगोस्टर पैसेज की तरफ जा रही थी, बट जब वह शिप एशेल्बी और रैक्ट्रे आइलैंड के बीच आई, तभी उस शिप ने अपनी डायरेक्शन बदली और पैसिफिक की तरफ सेल करती हुई चली गई। इसाबेल उस शिप को कास्ट 2 से मैच नहीं कर पाई, बिकॉज जो शिप उसने देखी थी वह बहुत दूर थी। इसाबेल की टेस्टिमनी इज क्रूशियल बिकॉज ये टेस्टिमनी मिस्टर डगलस की टेस्टिमनी से मैच करती है, जिसके हिसाब से जब मिस्टर डगलस कुछ देर बाद इको रिसॉर्ट पर आए, उन्होंने वह कास्ट 2 को नहीं देखा। एयरली बीच से ग्लोगोस्टर पैसेज तक आने में 2 से 3 घंटे लगते हैं फॉर एनी सेलर, बट जब मिस्टर डगलस इको रिसॉर्ट के यहाँ शाम तक रुके, तब भी उन्हें वहाँ कास्ट 2 नहीं दिखी। मिस्टर डगलस ने क्रू को फ़ोन करने की कोशिश की, बट वॉज अनसक्सेसफुल। उसी दिन बहुत से फिशरमैन ने एक वाइट बोट को डार्ली रीफ के आसपास स्पॉट किया। उनके मुताबिक उस बोट पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और बोट की हेडसेल भी फटी हुई थी। उन्होंने बोट के पास जाने का निर्णय नहीं लिया, बिकॉज कोरल रीफ्स में सेल और नेविगेट करना ईजी टास्क नहीं है और एक एम्प्टी बोट अपने आप उस टेरेन से नेविगेट नहीं कर पाएगी। 18 अप्रैल समय 3:45 ऑस्ट्रेलियन कस्टम सर्विसेज की कोस्टलाइन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ने कास्ट 2 को स्पॉट किया अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पर। कास्ट 2 ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही थी। ACS के ऑफिसर ने ऑस्ट्रेलियन सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया। सीनियर कांस्टेबल जेसन जेसी, जो टाउन्सविल वाटर पुलिस में काम करते थे, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्फॉर्म किया गया। कास्ट 2 से रेडियो कम्युनिकेशंस करना वॉजंट पॉसिबल, बिकॉज जिस एयरक्राफ्ट ने कास्ट 2 को स्पॉट किया था, उसी एयरक्राफ्ट के रेडियो कम्युनिकेशंस टेम्पररीली डाउन थे। वह एयरक्राफ्ट कास्ट 2 के ऊपर से कई बार गया, बट उन्होंने कास्ट 2 पे किसी को स्पॉट नहीं किया। 19 अप्रैल को हे पॉइंट शिपिंग कंट्रोल सेंटर से सारे शिप्स को एक ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि उस एरिया में जितने भी शिप्स हो, वे कास्ट 2 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कुछ देर बाद कास्ट 2 को फिर से टाउन्सविल शहर से
90 नॉटिकल माइल्स दूर स्पॉट किया गया। इस बार कास्ट 2 पानी में बस एक जगह थी। तकरीबन दोपहर 1 बजे रेस्क्यू टीम को ऑन साइट भेजा गया। मिस्टर बेंसन जो लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्हें साथ में भेजा गया। उनके साथ एक फिल्म क्रू भी भेजा गया सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। जब वे कास्ट 2 के स्पॉट पर आए तब मिस्टर बेंसन और उनके साथ एक ऑफिसर हेलीकॉप्टर से पानी में उतरे और उन्होंने कास्ट 2 को बोर्ड किया। कास्ट 2 का इंजन आइडल मोड पे था। मिस्टर बेंसन ने इंजन को बंद किया। उन्हें डेक पे एक कॉफ़ी का मग दिखा जो भरा हुआ था। अंदर 3 बेड्स थे, सजेस्टिंग कि 3 लोग कास्ट 2 में थे। इन सब के बीच एक चीज़ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी। देयर वर नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। उस शिप पर हमले की कोई निशानी नहीं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। यह सब देखकर मिस्टर बेंसन चौंक गए, बिकॉज उस शिप पर इंसान के मौजूदगी की हर निशानी थी, पर उस शिप पर कोई भी नहीं था। Its 3 crew members. The empty yacht was spotted by Coast Watch on Wednesday. When searchers went to investigate, they found food on the table, computers running and the radio on. Mystery still surrounds the fate of 3 missing men whose yacht was found abandoned off the North Queensland coast earlier this week. It's been described as the journey of a lifetime for the 56-year-old skipper, Des Batten, his 69-year-old neighbour, Peter Tunstead, and Mr Tunstead's 63-year-old brother, James. They were sailing from North Queensland to Mandurah on the West Australian coast in a voyage expected to take about a month. But something happened. 20 अप्रैल कास्ट 2 को टाउन्सविल के तट पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए लाया गया। कास्ट 2 की बारीकी से तलाशी हुई। इन्वेस्टिगेटर्स वो होपिंग कि कास्ट 2 पे उन्हें कोई सबूत मिले जो उन्हें क्रू के बारे में कोई जानकारी दे सके। कास्ट 2 की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन 2 ऑफिसर्स ने की, सार्जेंट बार्डल जो एक क्राइम सीन एक्सपर्ट है और सार्जेंट मॉलॉय जो एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने का एम यह था कि उन्हें किसी हाथापाई या किडनैपिंग के सबूत मिले। Has the boat been brought back to shore yet? Yes, the vessel was brought back this morning by the police vessel George R. Young, and it's currently at the Townsville Port Authority, waiting for scenes of crime officers to arrive this morning. सार्जेंट मोलॉय ने कहा कि कैबिन एरिया साफ था और वहाँ सारी चीज़ें अपनी जगह थी। इस सब के बीच क्रू की फैमिलीज़ को सारी चीज़ों से अवेयर किया गया और उन्हें टाउन्सविल बुलाया गया फॉर द इन्वेस्टिगेशन। फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स ने यह कंप्लेन दर्शाई कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर्स ने फिंगरप्रिंट्स और अदर साइंटिफिक एविडेंसेस की एक्सटेंसिवली तलाशी क्यों नहीं ली, जिसका दोनों सार्जेंट्स की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कास्ट 2 से जीपीएस डेटा रिट्रीव किया, जिससे उन्हें कास्ट 2 का रूट रिक्रिएट करने में मदद मिली। जहाँ एक तरफ कास्ट 2 की तलाशी की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कास्ट 2 की क्रू का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। इनिशियली कास्ट 2 के क्रू का सर्च एरिया बहुत बड़ा था, परंतु वह एरिया कास्ट 2 के जीपीएस सिग्नल की वजह से बहुत हद तक नैरो डाउन हो गया था। क्रू की खोज कई सेक्शंस में डिवाइड की गई थी। कुछ यूनिट्स एयरली बीच के आसपास सर्च कंडक्ट कर रहे थे और सिमिलरली कुछ यूनिट्स ग्रेट बैरियर रीफ के एरिया में। कास्ट 2 के नेविगेशन सिस्टम्स पुराने थे, जिसकी वजह से उन सिस्टम्स की मेमोरी कम थी। इसके कारण उनके पास जो डेटा रिट्रीव हुआ वो ग्लोकोस्टर पैसेज के और ग्लोकोस्टर आइलैंड से 30 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ से शुरू हुआ और ना कि एबल पॉइंट मरीना से। वहाँ टाउन्सविल में इन्वेस्टिगेटर्स को एक कैमरा मिला जिसमें उन्हें 15 अप्रैल की तारीख का एक वीडियो भी मिला। उस रिकॉर्डिंग में कास्ट 2 का क्रू दिखाई दे रहा था और लोकेशन वाइज कास्ट 2 अप्रोक्सीमेटली इन 4 आइलैंड्स के बीच थी। यह इन्फो ने रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस की मदद की टू नैरो डाउन देयर सर्च इवन मोर। एक होप दिखाई दे रही थी दैट द क्रू विल बी फाउंड। सारे रेस्क्यू टीम्स साइमल्टेनियसली क्रू को ढूंढने की कोशिश में लगी थी। फॉलोइंग दिस ऑस्ट्रेलिया के मेजर न्यूज़पेपर्स ने सर्च ऑपरेशन और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस को भी कवर करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम क्रू के फैमिलीज भी सर्च ऑपरेशन में लग गए, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि उन्हें क्रू मिल जाएगी। I just don't know what's happened. I know though in my heart and in my soul, and so does my whole family. They are fine.
and they are safe. My dad is going to do everything in his power to come home to my mom and to us girls. My dad loves my mom so much. कुछ रिलेटिव्स जैसे कि डेरेक की नीस होप हाइमिंग के हिसाब से उन्हें किडनैप किया गया था। It just doesn't all add up. If it was bad weather, why would their fishing line be out? Why would their clothes be piled up? And if it was that bad that it would have knocked 3 experienced sailors off, why wouldn't they have put on their life jackets? It just doesn't add up for us. 25 अप्रैल कास्ट 2 के मिलने के 5 दिन बाद सर्च ऑपरेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इस डिसीजन से क्रू के फैमिली मेंबर्स खुश नहीं थे। They expressed the view that the search was called off too soon, and it is understandable that the families maintained hope of finding some clue as to the fate of those they love. I don't think he's got a lot left in him, but I actually don't think he's dead. And so everything we can do to get people out there looking again is a huge thing. The hardest thing for us now is waiting and not knowing. You can deal with a bad accident because you know they've passed away, but when you don't, and have so many questions hanging over it, it's very difficult. Although ऑफिशियल सर्च बंद कर दी गई थी, फैमिली मेंबर्स ने इस चीज़ को अपने हाथों में लिया टू कंटिन्यू वेयर पुलिस लेफ्ट ऑफ। 1 साल तक क्रू के बारे में कोई नई खबरें नहीं आई। फैमिली मेंबर्स ने उनकी सर्च जारी रखी। 4 अगस्त 2008 नियरली 1 साल बाद एक ऑफिशियल इंक्वायरी हियरिंग बिठाई गई। यह इंक्वायरी 8 अगस्त तक चली, जिसमें कई सारे लोगों ने अपने टेस्टिमनीज दिए। बेस्ड ऑन दिस, कॉरोनर माइकल बार्न्स ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट इंक्वेस्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसे डिटेल में डिस्कस किया गया। आज भी वह रिपोर्ट इंटरनेट पर अवेलेबल है। बट कुछ लोग, इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स, इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। वे लोग अपने हिसाब से थियरीज बनाने लगे। अब कुछ थियरीज लॉजिकल भी है और कुछ बिल्कुल एलियन यूएफओ टाइप्स। एक विटनेस, आइवन ओम्स, जो बवन वॉलंटियर मरीन रेस्क्यू यूनिट में काम करते हैं, उन्हें 15 अप्रैल की शाम को अप्रॉक्सीमेटली 6:45 बजे कास्ट 2 से एक रूटीन पोजिशनल चेकअप का रेडियो सिग्नल आया, जिसके हिसाब से कास्ट 2 जॉर्ज पॉइंट के पास थी। कास्ट 2 को जॉर्ज पॉइंट के पास आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं, जो कि अगर कास्ट 2 सुबह 7 से 8 बजे के बीच निकली होगी पॉसिबल ही नहीं है। अभी ऐसा इसलिए हो सकता है कि कास्ट 2 की क्रू ऑलरेडी मिसिंग हो गई हो बिटवीन एयरली बीच एंड जॉर्ज पॉइंट, या ऐसा भी हो सकता है कि आइवन ओम्स ने लॉग बुक में एंट्री लेट की होगी। अगर कास्ट 2 की ओर से सही में शाम के 6:45 बजे रेडियो सिग्नल आया था, देन यह टेस्टिमनी डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है इसोबेल व्हीलर की टेस्टिमनी से। इसोबेल ने कास्ट 2 जैसी एक वाइट बोट को जॉर्ज पॉइंट से आते हुए सुबह ही देख लिया था। ऐसे कई सारे थियरीज और उन थियरीज के कॉन्ट्राडिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ के हिसाब से जब कास्ट 2 मिली थी तो उसके फेंडर्स जो इंस्टॉल किए जाते हैं शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, वह नहीं थे। Kaz 2 was found with its fenders out, leading to speculation that the Kaz 2 may have docked with another as yet unknown vessel to which the crew might have willingly or unwillingly transferred. The fenders were out on their yacht, and the only reason you ever put them out is when another boat comes aside or if you come to rest against a wharf. कोरोनर की ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से जब कास्ट 2 जॉर्ज पॉइंट के आसपास थी, तब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, परंतु अगले 1 घंटे में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हुई होगी। पीटर टनस्टेड ने एक सफ़ेद रस्सी जो कास्ट 2 के पीछे तैर रही थी, उसे बोट पर लाया होगा उसे सुलझाने के लिए। इसी समय वह पानी में भी गिर गया होगा। उसे बचाने के लिए जेम्स टर्नस्टेड पानी में उतर गया होगा। इस सब के बीच डेरेक, जो स्टीयरिंग व्हील पे था, जिसे हेल्म भी कहा जाता है, वहाँ से निकलकर हेड सेल को नीचे करने गया होगा कि इतने में ही एक हवा के झोंके से बोट ने एक शार्प टर्न ले लिया होगा, जिससे डेरेक भी पानी में गिर गया हो। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ होगा कि डेरेक को फ्लोटिंग ट्यूब भी फेंकने का समय ना मिला हो।
यह एक्सप्लेनेशन ईसोबेल व्हीलर के एक्सप्लेनेशन से मैच करते हैं, क्योंकि ईसोबेल ने भी एक कास्टो जैसी व्हाइट बोट को एक शार्प टर्न लेते हुए देखा था। ऐसा कहा जा सकता है कि यह शार्प टर्न उसी हवा के झोंके की वजह से हुआ होगा। अब इन सब एक्सप्लेनेशंस और थियोरीज में कौन सी थियोरी सही है और कौन सी थियोरी गलत है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशंस में कोई ना कोई इनकंसिस्टेंसी ज़रूर मिल सकती है। डेरेक बैटन, पीटर टर्नस्टेड और जेम्स टर्नस्टेड एयरली बीच से पर्थ तक का सफ़र कास्टो में तय करने वाले थे, परंतु बीच रास्ते कुछ ऐसा हुआ कि वह सफ़र अधूरा रह गया। कास्टो ने बचा कुचा सफ़र खुद से तय किया जब तक अथॉरिटीज़ ने उसे स्पॉट नहीं किया। सेलिंग और मरीन नेविगेशन के मामले में 2007 एक आधुनिक समय था, कंपेयर टू फ्रांसिस ड्रेक जिसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था बिना किसी टेक्नोलॉजी के। कास्टो के साथ क्या हुआ ये तो हमने जान लिया, परंतु उसकी क्रू के साथ क्या हुआ ये शायद हम कभी भी जान नहीं पाएंगे।